हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने मोशन को स्टडी किया था और मोशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, इनके कंसेप्ट्स को भी देखा था और साथ में इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हमने सॉल्व किया था। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि मोशन को स्टडी करने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं। तो मेनली मोशन को स्टडी करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एनालिटिकल मेथड और सेकंड मेथड जो होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है। तो अभी तक जो भी हमने मेथड देखा है उसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। उसमें हम मोशन को एनालाइज करने के लिए अलजेब्रा का, मैथमेटिकल टूल्स का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी एक पिक्चर के थ्रू जो है वो मोशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो ग्राफ क्या होता है कि जैसे दो कोई भी वेरिएबल्स हों, दोनों क्वांटिटीज अगर वेरिएबल हैं, इनके बीच बीच में हम एक प्लॉट करते हैं और वो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इन दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बताता है। तो ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ठीक है? तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज इन पिक्टोरियल फॉर्म। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तो ये आता है कि ये पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, पिक्चर के थ्रू। सेकंड ये है कि ये दो वेरिएबल क्वांटिटीज, यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है या जो ये पिक्चर के थ्रू एनालाइज किया जा रहा है, तो ये दोनों क्वांटिटीज वेरिएबल होनी चाहिए, यानी कि वो क्वांटिटीज वेरी करेंगी या चेंज करेंगी। थर्ड है कि ये जो है ये रिलेशनशिप देता है उनके बीच में, इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। रिलेशनशिप का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही हैं। ठीक है? तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप हो गया। तो जैसे आप जानते हैं कि ग्राफ किस तरह का होता है, तो ग्राफ इस तरह से आपने देखा होगा। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसके बाद यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस होती है। ठीक है? जहां पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम पॉइंट ओ बोल रहे हैं। ओ का मतलब हो गया ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है या जहां से हम मोशन को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर इस एक्सिस को, ये जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसको हम नॉर्मली एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं। और जो ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस कह देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड में भी एक्स एक्सिस है और लेफ्ट साइड में भी एक्स एक्सिस है। तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ्ट में जो एक्सिस है इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कह देते हैं। ठीक है? इसी तरीके से जो ओरिजिन के ऊपर की जो एक्सिस है, इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो ओरिजिन से नीचे की तरफ है इसको माइनस वाई एक्सिस कर देते हैं। ठीक है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से जो भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा रहे हैं, उनका साइन जो है उसके हिसाब से हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा तो प्लस साइन के साथ दे देंगे, नेगेटिव एक्सिस में होगा तो नेगेटिव साइन के साथ रखा जाएगा। ठीक है? तो जो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में हम कोई भी जो है ग्राफ बना रहे हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्वांटिटी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जैसे सपोज हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम सपोज बना रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे हमने स्पीड को रख लिया है और हॉरिजॉन्टल पे हमने टाइम को रख दिया है। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या है कि ये जो टाइम है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। स्पीड टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है इसको हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन
टाइम स्पीड के साथ चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है, जो ये दूसरी क्वांटिटी है स्पीड इससे, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कह देते हैं। और जो ये दूसरी क्वांटिटी है स्पीड, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये टाइम के साथ में स्पीड इसकी वेरी कर रही है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्स एक्सिस पे शो किया है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पे शो किया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम को लेना है, जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वर्टिकल एक्सिस में डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनके बीच के रिलेशनशिप को हम ग्राफ के थ्रू जो है अंडरस्टैंड करेंगे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स जो हैं वो 3 केसेस में हमें स्टडी करना है, जिसमें से फर्स्ट केस आएगा इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है। सेकंड केस में यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, तो स्पीड इज कांस्टेंट। और थर्ड केस में हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तीनों केसेस में जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा ये हमें देखना है। तो फर्स्ट केस को देखते हैं सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट इस केस में स्टेशनरी है, तो इसका जो वेरिएशन है वो अगर हम देखें तो यहां पर हम डिस्टेंस का कॉलम बना लेते हैं, और यहां पर टाइम का बना लेते हैं। यानी टाइम के साथ डिस्टेंस किस तरह से वेरी कर रहा है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। टाइम सपोज इन सेकंड्स है और डिस्टेंस जो है वो इन मीटर्स है। तो यहां पे सपोज ये मान लेते हैं कि 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वो है 10 मीटर्स। तो 2 सेकंड्स में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि ये स्टेशनरी है इसलिए इसका डिस्टेंस क्या टाइम के साथ वेरी करेगा? नहीं करेगा। इसका डिस्टेंस लगातार टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहेगा। डिस्टेंस में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इसका डिस्टेंस लगातार 10 मीटर्स ही बना रहेगा फर्स्ट केस में, ठीक है। इसके बाद हमने 4 सेकंड्स में ले लिया, ये भी 10 मीटर्स बना हुआ है। अब इसको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में टाइम है इन सेकंड्स, और वर्टिकल में डिस्टेंस है इन मीटर्स। हम ये मान लेते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस पर जो ये जो इतना लेंथ दिखाई गई है ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी हमें सबसे पहले स्केल चूज करना होता है। ये 1 सेकंड है तो ये 2 सेकंड्स हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख ले रहे हैं कि दिस इज 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स एंड 4 सेकंड्स। इसी तरीके से जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे हम लोग
स्केल कुछ ऐसा चूज कर ले रहे हैं कि ये 5 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में अगर हम यहाँ के बेसिस पर, इस डेटा के बेसिस पर अगर हम इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं तो देखिए कैसा बन जाएगा। टाइम इन 1 सेकंड पर डिस्टेंस 10 मीटर्स है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस का जो ये पॉइंट जो 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल का जो 10 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। ठीक है, 2 सेकंड्स पर भी 10 मीटर बना हुआ है, तो यहाँ पर 2 सेकंड एक्स एक्सिस में और वाई में 10 सेकंड्स, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। 3 सेकंड्स पर भी 10 मीटर्स है, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, और 4 मीटर्स पर यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर ही कर रहा है। अब जो भी हमें ये पॉइंट्स मिल गए हैं या कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, अगर हम इनको आपस में मिला देते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको अगर हम आपस में ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है फर्स्ट केस का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है तो इनके बीच का जो ग्राफ होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल है कौन सी एक्सिस के, टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के। सो वी कैन से दैट इन फर्स्ट केस, यानी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, then distance time graph will be a straight line parallel to the x एक्सिस कह लीजिए या फिर टाइम एक्सिस। ठीक है, अब ये रिजल्ट हमें क्लियर हो गया है, तो हमें हर बार इसमें जो भी इसके पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ करके इसको बनाने की जरूरत नहीं है ग्राफ को। हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि हमेशा जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस क्लियर होगा। इसके बाद जो सेकंड केस है, इसको देख लेते हैं सेकंड केस में किस तरह से ग्राफ बनेगा। सेकंड केस यूनिफॉर्म मोशन का है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें स्पीड लगातार कांस्टेंट होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं, ये चीज पहले ही क्लियर की जा चुकी है। अब अगर हम इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये देख लें कि मोशन इसका किस तरह से हो रहा है एक टेबुलर फॉर्म में, तो देखिए टाइम इन सेकंड्स एंड डिस्टेंस इन मीटर्स, इनके बीच में किस तरह से होगा। सपोज टाइम इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 है, यानी कि जो मोशन को हम कंसिडर कर रहे हैं वो ओरिजिन से कर रहे हैं। जब हमने देखना शुरू किया है उस वक्त डिस्टेंस हम लोग 0 मान के चल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, टाइम सपोज 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर्स इसने जो है ट्रेवल कर लिया। ठीक है, 2 सेकंड्स में इसने जो है 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 3 मीटर्स में 30 का कर लिया है, इसी तरह से 4 सेकंड्स में 40 मीटर्स का डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, तो अब इसका अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखिए किस तरह से ये ग्राफ होगा। टाइम इक्वल टू 0 कहां पे है, यहां पर है ओरिजिन पर। ओरिजिन पे देखिए टाइम भी 0 होगा और डिस्टेंस भी 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर 0 टाइम इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस की वैल्यू 0 है। उसके बाद टाइम जब 1 सेकंड हो गया, अब हमने जैसे पहले भी बताया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पर 5 भी होगा इस तरह से। और डिस्टेंस की वैल्यू जो है ये हमने मान ली कि ये सपोज 5 है,
इसके बाद यहाँ 10 आ रहा है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 और फिर ये 30, 35 एंड 40। इस तरह से हमने चूज कर लिया। अब देखिए इसको अगर टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे देखते हैं तो डिस्टेंस कितना है, 10 ये है। तो कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हमने मार्क कर लिया यहाँ पर। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड्स पर 20 हो जा रहा है, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड्स पर डिस्टेंस 20 है, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। 3 पर 30 हो गया, 3 पर 30 मीटर्स हो गया इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और 4 पर 40 हो जाता है। 4 सेकंड्स पर 40 मीटर्स हो जा रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमें मिले अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये किस तरह से आ जाएंगे, ये इस तरह से एक कर्व आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ में या टाइम एक्सिस के साथ। सपोज ये एंगल जो है इंक्लिनेशन का थीटा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे सामने आ जाती है यूनिफॉर्म मोशन के केस में। यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है। यहां से भी हम देख सकते हैं, अगर स्पीड की वैल्यू देखते हैं तो 0 से 10 तक जो है वो टाइम कितना है, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है 10। तो इसका मतलब स्पीड कितनी हो गई, 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 10। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड से ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर अगेन इसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सेकंड में। इसका मतलब 10 इसकी स्पीड बनी हुई है। इसके बाद फर्दर देखें तो 20 से 2 से लेकर 3 सेकंड्स के बीच में 20 मीटर्स से 30 मीटर्स यानी अगेन 10 मीटर्स ट्रेवल किया, यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी लगातार बनी हुई है। तो उस केस में हमेशा जो डिस्टेंस टाइम कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है दैट इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। So in case of uniform motion, distance time graph is a straight line inclined to the x-axis or time axis। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी यहां से। अब यहां से हम एक रिजल्ट देखना चाहते हैं कि क्या इस लाइन की जो कि इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ में, ये जो लाइन है, जो ये स्ट्रेट लाइन आई है या जो ग्राफ आया है, ये थीटा एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ में। क्या इस थीटा एंगल का कोई रिलेशनशिप है हमारी वेलोसिटी के साथ में या स्पीड के साथ में, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका स्लोप हमें क्या देता है, हम ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहां पर हम टाइम को जनरल ले रहे हैं। सपोज ए पॉइंट पर ये टाइम t1 में पहुंच रहा है। इसको थोड़ा सा दोबारा से बना लेते हैं। ए पॉइंट पर जो ये पहुंच रहा है तो यहाँ पे टाइम सपोज t1 है, और बी पॉइंट पर ये टाइम t2 में पहुंचता है। ठीक है, t1 टाइम में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है सपोज उसकी वैल्यू s1 है, और बी पॉइंट पर ट्रेवल करता है तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू s2 दे रखी है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर सपोज हम ए पॉइंट से आगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है,
और ये पॉइंट जहां पर ये बी से परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम सी नाम दे दे रहे हैं। अब अगर देखा जाए ये एंगल थीटा है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में इस स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल है। यही स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ए के बाद एक्सटेंड होके आगे गई हुई है। तो ये और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ये है, इसके पैरेलल है, इसलिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा इस केस में। अब अगर हम यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी परपेंडिकुलर ये जो लाइन है हमारी वर्टिकल वाली, दिस BC डिवाइडेड बाय AC, ये tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। BC की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है BC की वैल्यू? ये देखिए टोटल S2 है, और ये चलिए इसको हम D नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट को। तो BC विल बी इक्वल टू BD माइनस CD, BD माइनस CD। BD की वैल्यू अगर देखी जाए तो BD यहाँ पर देखिए S2 है, तो S2 माइनस CD, CD की वैल्यू कितनी है? S1 डिवाइडेड बाय AC, AC की वैल्यू अगर निकाली जाए तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस OD माइनस, अगर इसको E नाम दे दे रहे हैं तो माइनस OE, ठीक है। इसको अगर लिखा जाए तो ये S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय OD माइनस OE, OD की वैल्यू T2 है और OE की वैल्यू T1 है। तो यहां से हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जा रही है S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। S2 माइनस S1 क्या है? S2 माइनस S1 जो है वो है फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है ये। क्या है ये? दिस इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये है क्या जो स्पीड के इक्वल आया है? ये है tan थीटा, और tan थीटा हमेशा क्या होता है किसी भी उसका ग्राफ का? tan थीटा इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ द कर्व। इसका मतलब स्लोप जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। किस केस में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में। सो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, ठीक है। ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। तो जब भी हमें स्पीड निकालनी होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो हम क्या करेंगे? स्लोप की वैल्यू निकाल देंगे, और स्लोप की जो वैल्यू होगी वही हमारे पास स्पीड हो जाएगी। अब अगर हमारे सामने एक ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच का, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रखा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम OP नाम दे दे रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के केस में अभी हमने देखा कि ये एंगल अगर थीटा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? स्लोप विल गिव स्पीड।
इस लाइन को अगर हम देखें ओपी लाइन को, तो इसका स्लोप जितना इस पॉइंट पर है, अगर मैं इसको Q नाम दे देता हूं, इधर R नाम दे देता हूं, यहां S नाम दे देता हूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। इसका मतलब इसका स्लोप लगातार कांस्टेंट है, और स्लोप क्या देता है? स्पीड को देता है। तो इसका मतलब है कि अगर स्लोप इसका लगातार कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस वजह से इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्लोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो लगातार इक्वल बना हुआ है, उसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, इससे पहले जो हमने केस देखा था ऑब्जेक्ट स्टेशनरी का, उस केस में हमें जो ग्राफ मिला था डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो हमको एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिली थी जो कि पैरेलल थी टाइम एक्सिस के। अगर हम इसका ये भी, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा हमको स्पीड देता है, तो इस वजह से इसका अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो वो भी हमें स्पीड देगा। स्लोप कितना होगा इस केस में? तो स्लोप इक्वल टू tan ऑफ थीटा। थीटा क्या है? एंगल विद द टाइम एक्सिस। तो यहां से अगर हम देखें कि ये जो कर्व है, इसका जो एंगल है टाइम एक्सिस के साथ, वो कितना है? क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। तो tan ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका स्लोप जो है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप इसका 0 बना हुआ है। तो इसलिए कर्व कुछ इस तरह से हो जाता है इन केस द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। उसके बाद थर्ड केस आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करी जाए, तो ऐसा मोशन जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर हम दो केसेस देख सकते हैं। एक ये कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड है, और सेकंड वो जिसमें कि रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है और इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इससे पहले हम देख चुके हैं एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या था। ऐसी बस जो कि अपना स्पीड लगातार इंक्रीज करती चली जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो एक्सेलरेट होती चली जा रही है। और ऐसी बस जिसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो वो डिसेलरेट होती चली जा रही है या रिटार्डेड होती चली जा रही है। इन केसेस में ग्राफ किस तरह से आएगा ये हम देखना चाहते हैं। तो इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन अगर हम बात करें, एक्सेलरेटेड मोशन के केस में क्या होगा? इसकी जो स्पीड है, स्पीड विल इंक्रीज विथ टाइम। स्पीड लगातार टाइम के साथ में इंक्रीज करती चली जाएगी। और जो कर्व है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये हम देख चुके हैं, वो हमें क्या देता है? इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वो हमको स्पीड देता है। और स्पीड बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब स्लोप जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। स्लोप जो है इस ग्राफ का इंक्रीज करता चला जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। यानी स्लोप कांस्टेंट नहीं बना रहेगा, वो लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। तो कर्व कुछ इस तरह से हो जाता है एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। क्यों ऐसा हो जाता है? आप किसी भी पॉइंट पे देखें, सपोज ये ओरिजिन है, ओ के बाद ये पॉइंट पी है, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट क्यू है, इसके बाद एक पॉइंट आर है। तो आपको अगर किसी भी जगह स्लोप देखना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? जो एंगल ये टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है वही स्लोप है। यहाँ पे एंगल के लिए हमें क्यों किसी भी कर्व में क्या करना पड़ता है? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हम पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप दे देगा, क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे स्लोप दे देगा, आर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो यहाँ पे स्लोप दे देगा।
तो ये लाइंस जो हैं ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे पी पॉइंट पे अगर इस लाइन को देखें तो ये लाइन जो एंगल बना रही है यहाँ पे, ये सपोज थीटा 1 है। इसके बाद क्यू पॉइंट पर जो है ये जो लाइन यहाँ पे अगर हमने इस तरह से एक डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के साथ, तो इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है थीटा 2, ये यहाँ पर इसका एंगल हो जाएगा या स्लोप हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आर पॉइंट पर थीटा 3 हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन है का मतलब है कि इसकी स्पीड लगातार टाइम के साथ इंक्रीज करती चली जा रही है। इसका मतलब थीटा 1 जो है उससे ज्यादा जो है थीटा 2 की वैल्यू हो जानी चाहिए और उससे ज्यादा थीटा 3 की वैल्यू हो जानी चाहिए। थीटा 3 की नहीं, मतलब उसके स्लोप की। सो m1, या ये कहिए दूसरे शब्दों में कि स्पीड स्पीड 1 से ज्यादा जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए स्पीड 2, और इससे ज्यादा स्पीड 3 की वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम स्पीड 1 की बात करें या स्पीड एट पॉइंट P की बात करें तो वो कैसे होगा, वो उसका स्लोप, और स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा। तो यहां से, या हाँ tan थीटा लिख देते हैं, tan थीटा 1 से ज्यादा जो है वो tan थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी और उससे ज्यादा tan थीटा 3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये भी कह सकते हैं कि थीटा 3 विल बी ग्रेटर देन थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन थीटा 1। तो ये आपका जो एंगल है ये आपकी स्पीड को एक तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा थीटा की वैल्यू होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये लगातार वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करता चला जा रहा है। तो हमेशा जो है ये ध्यान रखने की चीज है कि इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। अगर मोशन रिटार्डेड मोशन है या स्पीड लगातार उसकी कम होती चली जा रही है, तब उसका नेचर किस तरह से होगा वो हम देखते हैं। उस केस में कर्व ऐसे ना होकर के कर्व का नेचर थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम अलग अलग पॉइंट्स पे देखें, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट यहाँ पे R है। तो अगर हम इनका स्लोप देखें तो देखिए इस कर्व के अलोंग हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक हमने टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर लिया, Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, वैसे ही R पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब जो भी ये टेंजेंट हैं इनका जो है यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ में या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में जो एंगल है, सपोज दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 3। यहां से देखिए क्लियरली हम कह सकते हैं कि थीटा 1 की वैल्यू ज्यादा है, थीटा 2 की वैल्यू कम है और थीटा 3 की वैल्यू उससे भी कम है। इसका मतलब थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। ठीक है, तो यानी स्लोप जो है वो लगातार क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। इसका मतलब हो गया कि स्पीड 1 इज ग्रेटर देन स्पीड 2 इज ग्रेटर देन स्पीड 3। यानी कि स्पीड लगातार ऑब्जेक्ट की जो है वो घटती चली जा रही है। इसका मतलब ये मोशन जो है वो रिटार्डेड मोशन है। तो रिटार्डेड मोशन के केस में इस तरह से कर्व बन जाता है। ठीक है, अगर हम इन केसेस को समराइज करते हैं तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक स्ट्रेट लाइन कर्व रहेगा, क्योंकि इस केस में स्पीड लगातार कांस्टेंट बनी हुई है, क्योंकि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। सेकंड केस वो है जिसमें
मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड मोशन के केस में जो स्लोप है वो लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और जो नेक्स्ट केस है, इसमें स्लोप की वैल्यू लगातार जो है वो कम होती चली जाएगी, तो इसको हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है? तो ये कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन है। इस केस में स्लोप जो है थीटा, ये एंगल लगातार कांस्टेंट बना हुआ है थ्रू आउट द जर्नी। सेकंड केस में एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि स्लोप की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। और थर्ड केस है रिटार्डेशन का केस, जिसमें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन जो है वेलोसिटी लगातार कम होती चली जा रही है, स्पीड लगातार कम होती चली जा रही है। तो ये रिटार्डेशन, तो ये रिटार्डेशन का केस है। और इस केस में एक्सेलरेशन हो रहा है। इस तरह से हमने तीनों केसेस को एक ही ग्राफ के हेल्प के साथ में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने लायक है, वो ये कि क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, और टाइम तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए टाइम की वैल्यू हमेशा जो है वो पॉजिटिव बनी रहेगी। इसका मतलब जो भी ग्राफ आएगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है? और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है? कुछ ना कुछ एक्चुअल पाथ के अलोंग जो बॉडी है वो मोशन करेगी, इसलिए डिस्टेंस जो है वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ये जो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का, ये हमेशा अ, इस कोऑर्डिनेट में ही एग्जिस्ट करेगा। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इस कांसेप्ट को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड देता है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा वेलोसिटी देगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स of two bodies A and B are shown in figure. Observe the graphs carefully and answer the following questions. फर्स्ट क्वेश्चन है, डू बोथ द bodies start from the same position? सेकंड पार्ट है, डू दे हैव यूनिफॉर्म स्पीड?
थर्ड पार्ट, डज एनीबडी have acceleration? Fourth, what is the speed of A? Fifth part, what is the speed of B? और सिक्स पार्ट में पूछा गया है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन कैन यू infer which body is traveling faster? ठीक है, और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनाया है। ये बॉडी ए के लिए बनाया गया है और बॉडी बी के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ये टाइम है सेकंड्स में और डिस्टेंस है मीटर्स में। इसकी वैल्यू 15 है, दिस इज 10, दिस इज 5, ये 50 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 100 दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर शोन इन फिगर। तो फिगर में इस तरह से ये वैल्यूज दिखाई गई हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, डू बोथ द बॉडीज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजिशन। तो देखिए, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट, और ओरिजिन से मोशन स्टार्ट हो रहा है। दोनों बॉडीज को अगर हम देखें, ए और बी को, तो ए भी ओरिजिन से ही अपना मोशन स्टार्ट कर रही है और जो बी है, बी भी अपना मोशन ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब है कि डू बोथ द बॉडीज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन? यस, दोनों बॉडीज सेम पोजीशन यानी कि ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, सेकंड पार्ट, डू दे हैव यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड पार्ट में पूछा है क्या उनकी स्पीड कांस्टेंट है। तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है। अगर दोनों यूनिफॉर्म स्पीड होनी है इन बॉडीज ए और बी में, तो उनका जो स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम देखें ए बॉडी के लिए, तो ये एक जो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और बी ऑब्जेक्ट के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि ए की भी जो ए का जो स्लोप है, ये एंगल, ये लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, और इसी तरीके से जो बी ऑब्जेक्ट है उसका ये जो एंगल है थीटा 2 हम इसको बोल दे रहे हैं, ये भी लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। और क्योंकि इन दोनों के स्लोप्स लगातार कांस्टेंट बने हुए हैं, इसलिए इनकी स्पीड्स भी इक्वल होगी। तो डू दे हैव यूनिफॉर्म स्पीड्स? तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा। थर्ड पार्ट में, डज एनीबडी हैव एक्सेलरेशन? क्या किसी में एक्सेलरेशन है, ये पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और क्योंकि इनकी स्पीड्स लगातार यूनिफॉर्म है, जो हमने सेकंड पार्ट में देख लिया है, तो जब स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनके एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, या ये कहिए कि इनकी चूंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इनके एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 बनी हुई है। एक चीज और है, हम पहले देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके पास में अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो रहा है कि मैग्नीट्यूड
क्योंकि उनकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, इसलिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो 0 है। लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? तो क्योंकि ये एक सिंगल लाइन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है स्पीड की, वेलोसिटी की, वो भी चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो लगातार 0 बना हुआ है, एक्सेलरेशन इस बॉडी में नहीं है। ठीक है? 4th पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए? ए की स्पीड पूछी गई है। तो देखिए यहाँ से स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम कर्व जो होता है उसका स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड। तो स्पीड के लिए हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर हम इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं 4th पार्ट को, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए? स्पीड ऑफ ए विल बी इक्वल टू जो भी इसका स्लोप होगा, और इसका स्लोप कितना है? अगर हम इस लेंथ को इससे डिवाइड कर देंगे और तो हमें स्लोप मिल जाएगा। स्लोप का मतलब tan थीटा 1 कह सकते हैं यहाँ पर। तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू ए, सपोज इस पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1, और tan थीटा 1 कितना है? AC डिवाइडेड बाय OC। AC की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ 50 दी हुई है, देख सकते हैं क्लियरली, ये वैल्यू 50 है। तो 50 डिवाइडेड बाय OC, और OC की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 15 दी हुई है। तो 50 डिवाइडेड बाय 15, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 10/3 आ जाता है। 10/3 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है? 4th पार्ट में। इसके बाद 5th पार्ट में पूछा गया है हमसे स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा? बी के केस में भी उसका स्पीड उसके स्लोप के बराबर हो जाएगा, यानी tan ऑफ थीटा 2, tan ऑफ थीटा 2। और tan थीटा 2 कितना होगा? अगर ये b है और इस पॉइंट को हम d नाम दे रहे हैं, तो tan थीटा 2 विल बी इक्वल टू BD बाय OD। BD बाय OD। BD की वैल्यू अगर देखी जाएगी तो वो यहाँ पर 100 दी हुई है। 100 डिवाइडेड बाय OD की वैल्यू कितनी है? OD की वैल्यू 10 है। तो 100/10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें स्पीड ऑफ बी मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट यानी 6 में पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन कैन यू इन्फर विच बॉडी इज ट्रेवलिंग फास्टर? बिना इन कैलकुलेशंस के क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी फास्टर या उसकी स्पीड किसकी ज्यादा है? तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसका स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है? क्योंकि डिस्टेंस टाइम कर्व हमको क्या देता है? हमको स्पीड देता है। तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसका स्लोप ज्यादा होगा। और स्लोप किसका ज्यादा होगा? जिसका ये एंगल ज्यादा होगा। एंगल किसका ज्यादा है? बी का कि ए का? तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि जो ये बी है, बी का स्लोप ज्यादा है, उसका एंगल ज्यादा है। ठीक है? दैट इज थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो इसलिए बिना कैलकुलेशन के हम ये कह सकते हैं कि जो बी है ऑब्जेक्ट, वो उसकी स्पीड ज्यादा है, यानी कि वो फास्टर है। तो बी जो है वो फास्टर है। ठीक है? तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिससे हमें डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और वहां पर हम लोग ये भी देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसको एनालाइज करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग टेकअप करेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो भी मतलब रिमेनिंग क्वेश्चंस ग्राफिकल एनालिसिस के हैं वो सब कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।